Good evening, students, dear friends, and my seniors. Let's start our series of history questions from UPSC और PSCs. तो कहने का मतलब ये है कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है और ऐसे आपको 20 पार्ट और मिलने वाले हैं जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली आते रहे हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ आईएएस और पीसीएस तक इसको ना सीमित करें। मैं ये कहूँगा कि बाकी के जो आयोग हैं, चाहे वो एसएससी है, आरआरबी है, या आज की डेट में जो सीटेट की हम बात करते हैं, तो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आज की डेट में सभी लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। और अपग्रेड करेंगे कैसे? अपने सीनियर या अपने से हायर अथॉरिटी की तरफ देखते हुए। और सबसे हायर अथॉरिटी इंडिया में अगर कोई है वो तो यूपीएससी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन शुरू होता है पहले क्वेश्चन के साथ, जिसका नाम है विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोस्ट ऑफ त्यागराज कीर्तिज आर डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अगर आपने स्टडी किया है थोड़ा भी त्यागराज के बारे में तो आपको पता होगा कि उन्होंने लॉर्ड कृष्णा के बारे में नहीं लिखा, उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक को कंपोज किया है। और वो कंपोजिशन जो उनके हैं वो कैसे हैं? वो लॉर्ड रामा को डिवोटेड हैं, कृष्णा को नहीं। तो इसलिए पहला पार्ट आपका गलत हो जाता है। सॉरी, दूसरा पार्ट पर हम आते हैं। त्यागराज क्रिएटेड द सेवरल न्यू रागास। बिल्कुल सही बात है, ऐसा उन्होंने किया, बहुत सारे रागास डेवलप किए हैं। अन्नामाचार्य एंड त्यागराज आर कंटेम्प्रेरी। बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में तकरीबन 265 सालों का अंतर है। दोनों की अगर आपको टाइम पीरियड्स पता हैं तो आप इसको कर पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बच्चों को पता होता है। तो मैं आपको बता दूं आयोग ने कैसे फंसाया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर। तो अन्नामाचार्य जो है उनका टाइम पीरियड है तकरीबन 22 मई 1408 में वो जन्म लेते हैं और एक्सपायर हुए हैं वो आपके कब? 4 अप्रैल 1503 में। ठीक है, जबकि जो त्यागराज की हम बात करें तो त्यागराज का जो टाइम पीरियड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो होता है 4 मई 1767, 4 मई 1767, और वो एक्सपायर हुए हैं 6 जनवरी 1847। आप देख सकते हैं कहीं भी कोई मैच नहीं है। ठीक है, इनका समय 15वीं-16वीं शताब्दी हो गया और इनका जो समय है वो 18वीं-19वीं शताब्दी है। तो ठीक है, दोनों में कोई मैच नहीं है, ये कॉन्टेम्प्रेरी नहीं है। तो थर्ड पार्ट आपका गलत हो जाता है। थर्ड पार्ट भी आपका रॉन्ग हो गया और फर्स्ट पार्ट आपका रॉन्ग था ही। उसके बाद आता है फोर्थ ऑप्शन पे हम बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन सही हो गया था। फोर्थ है अन्नामाचार्य, ये गलत लिखा है, कीर्तन हो गया। संकीर्तन आर द डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ द लॉर्ड वेंकटेश्वरा। ये बिल्कुल सही बात है, लॉर्ड वेंकटेश्वरा के लिए ही उन्होंने कंपोजिशन डेवलप की थी अन्नामाचार्य। तो ये आपका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है। तो इसी के साथ आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आफ्टर संथाल राइजिंग subsided, what was or were the measure taken by the colonial government? आपको पता होगा संथाल विद्रोह के बारे में। क्या किसी को संथाल विद्रोह के बारे में पता है? तो उसे सब कुछ पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से संथाल विद्रोह के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग करूंगा। रीज़न है कि संथाल विद्रोह बहुत इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको बताता हूँ संथाल विद्रोह के बारे में। ये एक ट्राइबल रिवॉल्ट था, एक आदिवासी विद्रोह। और इस आदिवासी विद्रोह का मूल कारण क्या था? इसका मूल कारण ये था कि जो आपके दिकू थे, दिकू जिन्हें वो कहते थे बाहरी लोग, दिकू वर्ड एक आता है इसमें। दिकू का मतलब क्या होता है? बाहरी लोग। तो इन बाहरी लोगों को, जिसमें वो अंग्रेज लोगों को और ज़मींदारों को भी दिकू समझते थे, क्योंकि वो उनका जो फॉरेस्ट रिलेटेड लोग थे तो उन्हें वो अपने समझते थे, और जो बाहर से आ रहे हैं उन सभी को बाहरी समझते थे। उनका मानना ये था कि वो उनकी संस्कृति को, उनके कल्चर को जो है वो डिस्टर्ब कर देंगे। और
जब वो पास आए भी तो इन्होंने उनसे ऋण लिया। ऋण लेने के बाद हुआ क्या, इनसे जो टैक्स लिया गया, मतलब सॉरी ब्याज लिया गया, वो 50% से लेकर 500% तक वसूला गया। तो आप समझ सकते हैं कितना भारी ब्याज उन पर लगाया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनके प्रति उनके मन में घृणा का भाव पैदा हुआ और उन्होंने उनके इस टॉर्चर की खिलाफत में जो 4 भाई थे, आपको पता होगा उनके बारे में, 4 भाई थे। इनके नाम थे सिद्धू जो मेन नेता था, कान्हू, सिद्धू, कान्हू, और एक था चांद और एक भैरव। तो इन 4 भाइयों ने मिलकर के विद्रोह का संचालन किया, जिनके पीछे पूरे आदिवासी लोग शामिल थे, और इन्होंने ये आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को दबा दिया गया काफ़ी सख्ती के साथ। जो भागलपुर के कमिश्नर थे उन्होंने, मिस्टर ब्राउन और जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक इसको दबा दिया था। लेकिन इस दबाने के बाद उन्होंने क्या अंतर किए, प्रश्न इससे रिलेटेड है। तो इस प्रश्न का जो पहला पार्ट है बिल्कुल सही है, जो कहता है कि द टेरिटरीज कॉल्ड द संथाल परगनाज वर क्रिएटेड। बिल्कुल ये डिमांडेड भी था और इसको कर दिया गया। इसे भागलपुर और जो वीरभूम के ज़िले थे उनसे सेपरेटेड पोर्शन करके यहाँ पर संथाल परगना बनाया गया। उसके बाद कहते हैं कि इट बिकम इलीगल फॉर संथाल। ये संथाल के लिए इलीगल हो गया था। क्या इलीगल हो गया था? सेल करना लैंड को किसको, किसी और बंदे को, नॉन संथाल को, ऐसा नहीं कर सकते थे। ठीक है। और आपको पता होगा मैकफेरन जो सेटलमेंट था 1900, वो भी पता होगा। तो इन्होंने क्या किया, इसको ख़त्म कर दिया और किसी भी तरह से ये भूमि का अंतरण गैर संथाल को नहीं कर सकते थे, नॉन संथाल को नहीं किया जा सकता था। इसके बाद आपको CNT भी पता होगा। CNT क्या होता है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम था। और एक था आपका, एक CNT हो गया और एक दूसरा था आपका SPTA। SPTA क्या होता है? SPTA का मतलब होता है आपका संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम या एक्ट। ठीक है। तो इनके द्वारा क्या किया गया, संथाल जो थे उनको ट्रांसफ़र करने के लिए मना कर दिया गया कि वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे नॉन संथाल को। तो दोनों ही पार्ट सही हैं, 1 और 2। तो C के साथ हम लोग जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है द चाइनीज ट्रेवलर युआन च्वांग who visited India recorded the general condition and the culture of India at that time। आपको याद होगा ह्वेनसांग ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, सियुकी, जिसमें उन्होंने जो अपने जो लेख में ब्यौरा दिया है, उस ब्यौरे को रिलेटेड आयोग आपसे प्रश्न पूछ रहा है और वो घुमाएगा आपको घूमना नहीं है। पहला प्रश्न है उसमें, पहला पार्ट है द रोड एंड द रिवर रूट्स वर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी। क्या ऐसा था कि मतलब लोग कहीं भी घूमे कोई दिक्कत नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा है? ऐसा नहीं था सर। जो ह्वेनसांग साहब थे वो खुद किडनैप हो गए थे, खुद उनको बंदी बना लिया गया था, तो उन्हें तो अच्छे से परिचय था, वो ऐसे लिख भी कैसे सकते हैं। तो पहला पार्ट आपका गलत हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है एज रिगार्ड द पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस। अगर किसी ने गलती की है तो उसे कैसे डील किया जाता था? क्या फायर के थ्रू, वाटर के थ्रू या पॉइजन के थ्रू वर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिटर्मिनिंग द इनोसेंस और द गिल्टी ऑफ ए पर्सन। तो अगर आपने पढ़ा है ह्वेनसांग की डिटेल्स के बारे में तो आपको पता होगा ये बिल्कुल सही बात है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन है द ट्रेड्समैन, यानी जो व्यापारी लोग थे, हैड टू पे ड्यूटीज़ एट फेरीज एंड द बैरियर स्टेशंस। क्या ऐसा था कि जो नौतट था, यानी आप नौका से आ रहे हैं और आपने उसके लिए चुंगी देनी पड़ेगी, आप सड़क से आ रहे हैं तो उसके लिए आपको चुंगी देनी पड़ेगी, तो क्या ऐसा था? बिल्कुल था। ये ऐसे टैक्स कलेक्शन सेंटर बने रहते थे जब आप रोड क्रॉस करते हैं, किसी एरिया से आप निकलते हैं, जैसे कि आप अभी आप देखते हैं टोल देखते हैं, तो बिल्कुल ऐसी व्यवस्थाएं थी। तो ये आपका सेकंड और थर्ड दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। और दोनों ऑप्शन कहाँ पर हैं? 2 और 3, ये आप बी के साथ जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है आपका द स्टेपल कमोडिटीज़ ऑफ एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बाय द ईस्ट कॉलोनियल, वेयर इज
हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन मिडल ऑफ द 18th सेंचुरीज वर। आप बताएं कि वो कौन सी कमोडिटीज़ थी जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बंगाल से मिडल ऑफ 18th सेंचुरी में एक्सपोर्ट करती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप देखिए, थोड़ा बहुत घुमा रखा है इन्होंने। शुगर, सॉल्ट, जिंक एंड लेड, क्या ये हो सकता है? कॉटन, सिल्क, साल्टपीटर एंड ओपियम, बिल्कुल यही ऑप्शन है। अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है तो एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा है तो उसमें डिटेल्ड दिया हुआ है इसके बारे में कि कौन से आपके आयात के और कौन से निर्यात के बिंदु थे। तो आपने पढ़ा है तो आप एकदम से इसको आंसर कर देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आप सुमेलित कीजिए। अब सूची 1 क्या है, सूची 2 क्या है? सूची 1 में आपको समाचार पत्र दिए हैं और सेकंड में आपको जो उनको पब्लिश करने वाले हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो आपको बताना है कौन किससे मैच करता है। पहला है समाचार दर्पण, अगर आपने पढ़ा है तो आप बता देंगे कौन है। जेसी मॉर्शमैन है। मिरातुल अखबार सबको पता है, तो बहुत आसान प्रश्न है। राजा राम मोहन राय का हो गया। केसरी आपका किससे रिलेटेड है? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक हो जाए। और यंग इंडिया आपका महात्मा गांधी से। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? आपने अगर पढ़ा है 1935 का जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है तो उसे 1950 में जो शामिल किया गया है वो किस में किया गया है? वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया। ठीक है, जो आपके डायरेक्टिव्स होते हैं उसके तहत शामिल किया गया है भारत सरकार अधिनियम को। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है? सबको हुवेनसांग याद आता है या फाहियान या इत्सिंग, लेकिन इसको करने वाले कौन थे? मातलिन, वट एवर द नेम इज। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट। बगेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बगेरा विद्रोह के बारे में अगर आपको पता है तो आप बता देंगे, नहीं पता है तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। बड़ौदा विद्रोह जो था एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो EIC आप कहते हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को EIC शॉर्ट फॉर्म होता है, तो इसके खिलाफ बगेरा सरदारों का एक विद्रोह था। रीज़न हुआ क्यों? जो बड़ौदा है, बड़ौदा में गायकवाड़ थे। गायकवाड़ मतलब मराठाओं के जो पार्ट थे ना, उसी में गायकवाड़ जो थे वो बड़ौदा में लीड करते थे। और वो ज़्यादा टैक्सेस को वसूलने के चक्कर में क्या चाहते थे कि टैक्सेस को ज़्यादा वसूल करें। उन्होंने इंग्लिश पावर यानी उनकी इंग्लिश की आर्मी का इस्तेमाल करते हुए डराने की कोशिश की बगेरा सरदारों को। तो बगेरा सरदारों ने क्या किया? उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और लड़ाई हो गई जी। तो 1818 और 1819 यानी 1819 में ये हुआ। ब्रिटिश भारत में जो भारतीय हिस्से थे उन पर उन्होंने आक्रमण कर दिया, लेकिन 1820 तक ये विद्रोह रोक दिया गया था। बाद में भी छुटपुट विद्रोह होते रहे हैं इसके, और बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए। तो ये क्या हो जाएगा? बगेरा विद्रोह का रिलेशन किससे है? बड़ौदा के गायकवाड़ से है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है तो आप तुरंत बता देंगे, और नहीं पढ़ा हुआ है तो भाई कोई बात ही नहीं है, फिर तो मैं बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि इसके बारे में कहने वाले कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। अगर आपको याद हो 1885 में आपकी कांग्रेस डेवलप हुई थी, और कांग्रेस जो डेवलप हुई थी वो उसके महासचिव कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, AO ह्यूम। ठीक है, और 1885 में इसको डेवलप किया गया। जो पहले अध्यक्ष थे इसके वो WC बैनर्जी थे। ये पता हुआ छोटी छोटी बातें। और बम्बई के जो संस्कृत विद्यालय था, तेजपाल वट एवर द नेम, पूरा नेम आपको याद होगा, तो उस विद्यालय के अंदर इसको लागू किया गया, कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये सब आपको पता है। और उस वक्त के जो तत्कालीन वायसराय थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन ने ही मजाक उड़ाया था और कहा था कांग्रेस को कि ये तो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि करती है। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आता है कि वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में
कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था, क्या ये बात सही है? ये तो आपने सबने पढ़ा ही होगा कि बिल्कुल दे दिया था, यानी आपका कथन सही है। और उसके बाद आता है कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध को घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। किसने नहीं किया? कांग्रेस ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो तत्कालीन आपके वो थे, जो प्रधानमंत्री थे, सॉरी यार भूल रहा हूँ, जो तत्कालीन वो थे इंग्लिश पार्ट, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शामिल कर दिया था भारत को, किसमें? युद्ध में शामिल कर दिया था और जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, जबकि उन्होंने जो आपकी सरकार बनी हुई थी उस सरकार से पूछा ही नहीं, जो भारतीयों की सरकार उन्होंने बनाई थी उनसे इसके बारे में मशवरा नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया, सभी अपनी जो मिनिस्ट्रीज थी उससे इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो बिल्कुल सही बात है, और कारण और कथन दोनों सही हैं, और साथ ही वो उसकी व्याख्या भी करता है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं, तो और वो उसकी सही व्याख्या भी करता है, तो ए पार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला आता है कि वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं, वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं क्या थी? अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो कुछ नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन है। वेवेल योजना कब आई? वेवेल योजना अगर आपको पता है भाई तो ये आई थी 14 जून 1945। कब आई थी? 1945। और शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता हुआ था 24 जून से 14 जुलाई। ये भी आपका 1945 की घटना थी। यानी दो बातें तो 1945 की हो ही गई, पहली और दूसरी। तीसरी आती है नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? अगर याद आ रहा हो तो नौसेना विद्रोह हुआ था 18 से लेकर 23 फरवरी। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, पता होनी चाहिए आपको। वैसे ज़्यादा पूछता नहीं है डेट्स यूपीएससी, लेकिन फिर भी पीएससीज में बहुत पूछी जाती है। 1946, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 1946, तो ये तो हमारा शामिल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आज़ाद हिंद फौज मुकदमा। अगर आपको याद हो तो ये डेट तो याद नहीं है, लेकिन शायद नवंबर 1945 की घटना है। ये नवंबर 1945 की घटना, तो ये भी 1945 हो जाता है, तो ये पार्ट भी सही हो जाएगा। तो 1, 2 एंड 4 के साथ आप जाएंगे, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ये सेशन खत्म होता है। अभी आपको 19 और इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आपको रेगुलर मुझे सपोर्ट करना है और अपने आप को भी, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं, पास ही एग्ज़ाम है, इसलिए आप रेगुलर इसको देखें। और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।